गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पार्टिसिपल्स की बात हम लोगों ने पिछले वीडियोस जो बनाए थे उनमें जहाँ तक हम पहुँचे थे वो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल पर पिछला वीडियो मैंने ख़त्म किया था एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस नॉन फिनाइट। नॉन फिनाइट है मीन्स अधूरी बात है, और अधूरी बात है पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल अधूरी बात क्या कहता है? पार्टिसिपल अधूरी बात ये कहता है कि किसी क्रिया का अंत हुआ है या नहीं, कोई क्रिया समाप्त हुई है या नहीं, किसी कार्य को समाप्त किया जा चुका है या नहीं, वो अभी भी चल रहा है, काम हो चुका है या चल रहा है, ये देखना है। तो अगर कार्य पूरा हो चुका है, कोई एक्शन अगर कंप्लीट हो चुका है, इस बात को महज कहना है, उसमें समय नहीं है, केवल हमें ये कहना है कि काम पूरा हो चुका है, था या होगा, नहीं है, सिर्फ इतनी बात। तो पास्ट पार्टिसिपल अधूरे पूरे कार्यों को बताने के लिए किया जाता है। ऐसे एक्शंस जो परफेक्ट एक्शंस हैं, जो पूरे किए जा चुके हैं कार्य। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे कामों को बताने के लिए यूज़ होता है जो अधूरे हैं, जो पूरे नहीं हुए हैं या चल रहे हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल ऐसे कामों को बताने के लिए यूज़ किया जाता है जो अंतिम कार्य से पहले किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कई कार्यों में अंतिम कार्य से पहले जितने कार्य किए गए हैं उन सभी कार्यों को बताने के लिए हम प्री परफेक्ट एक्शंस बताने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ये पार्टिसिपल की ऐसी अवस्था है जो इन दोनों के संयोग से बनती है, मतलब ये एक डेरिवेटेड पार्टिसिपल है। दीज टू आर द ओरिजिनल्स, बेसिक, एंड दैट वन इज डेरिवेटेड। उसका डेरिवेशन हुआ है इन दोनों से वो व्युत्पन्न है। पास्ट पार्टिसिपल जैसा कि बताता है परफेक्ट एक्शन, ये बनता कैसे है, इसके दो तरीके हैं। इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और अगर यूं ही नंबर देना चाहेंगे तो हम इसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कह सकते हैं। दो और फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों फिनाइट फॉर्म्स होती हैं। किसी भी वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म हमेशा फिनाइट होती है क्योंकि उसके साथ समय हमेशा जुड़ा रहता है, और जिन बातों के साथ हम समय जोड़ देते हैं आप जानते हैं बखूबी, उन बातों को हम लोग फिनाइट वर्ब या परिमित कथन कहते हैं। परफेक्ट एक्शन को बताने के लिए पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। ये दो प्रकार से बनाया जाता है, इसका निर्माण दो प्रकार से संभव हो पाता है। एक को हम लोग रेगुलर वे कहते हैं। रेगुलर वे से बनने वाली नॉन फिनाइट पार्टिसिपल वर्ब रेगुलर वर्ब कहलाती है, और एक होती है इरेगुलर। ये इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब कैसे बनती है? बेस जो भी वर्ब का है उसके साथ आप एक सफिक्स ed ऐड कर देते हैं। इसके एडिशन से वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जितनी भी वर्ब्स हैं सब अपने पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाती है। रेगुलर वर्ब्स, इनको रेगुलर इसलिए कहा गया है क्योंकि इनको बनाने का तरीका बिल्कुल नियमित है। इनमें आप इनकी बेस में ed लगा दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आपके पास ये चीज़ जानकारी होगी, लेकिन यदि नहीं है, एक थोड़ी सी अगर मेरी कोशिश है, मैं बेस लिखता हूँ। बेस का मतलब होता है किसी भी वर्ब की जो मौलिक अवस्था है, जो उस एक्शन का नाम है, एक्शन के नाम को उसकी बेस फॉर्म कहते हैं। और ये इन्फिनिटिव होता है, बेयर इन्फिनिटिव। ये क्रिया का नाम होता है, क्रियात्मक संज्ञा है, फंक्शनल वर्ब है। तो इस फंक्शनल वर्ब का काम क्या होता है? ये एक्चुअली नाउन होती है, ये वर्बल नाउन कहलाती है। तो ये नाम होता है किसी क्रिया का। बेस फॉर्म होती है बिना टू की। बिना टू की फॉर्म आपको दिखती है फर्स्ट फॉर्म जैसी। जैसे रन मैं लिखूं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूं रन, और यहाँ पर मैं लिखूं टू रन, तो आपको ये तो लगता है कि ये इन्फिनिटिव है, लेकिन ये आपको हमेशा यही लगता है कि ये फर्स्ट फॉर्म है। आप निस्संदेह आप इसको कहेंगे ये फर्स्ट फॉर्म है। It looks like the first form, but it is not. If it is bare infinitive, it is base means infinitive without to. ये है, दोनों हो सकता है, ये infinitive without to या bare infinitive इसको बोलते हैं। ये infinitive with to, simple infinitive दो प्रकार का होता है, infinitive with to, infinitive without to। तो ये उस दो में से एक तरीके का है बेयर इन्फिनिटिव और एक तरीके का है सिंपल इन्फिनिटिव। विद टू
विदाउट टू। और ये दोनों ही वर्बल नाउन्स होते हैं, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, मतलब नाम ये भी है एक्शन का, नाम ये भी है एक्शन का। ये कहाँ आता है? सर्टेन कंडीशंस में आता है जहाँ हमें टू यूज नहीं करना पड़ता, हम नहीं करते। और ऐसी स्थितियाँ क्या है? कुछ कॉजेटिव वर्ब्स का आपने नाम पढ़ा होगा। कॉजेटिव वर्ब्स के साथ जितने मॉडल्स हैं, इनके साथ बेयरिंग, कंसर्निंग, ऐसी कुछ क्रियाएं हैं, उनके साथ हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। और हमें ये सिखाया जाता है आमतौर से कि हम विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डू, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बट आई एम सो सॉरी टू से दीज आर नॉट द फर्स्ट फॉर्म्स, दीज आर द बेस फॉर्म्स। क्योंकि जब आप ऑक्सिलरी यूज कर लेते हैं, ऑक्सिलरीज आर ऑलवेज फिनाइट, वेदर दे आर प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑक्सिलरीज आर ऑलवेज फिनाइट इन एवरी फॉर्म, दे आर फिनाइट। तो अगर ऑक्सिलरीज को फिनाइट कहा जाता है, फिनाइट होने पर वे ऑक्सिलरी की तरह यूज हुई हैं तो वे फिनाइट हैं। तो फिनाइट होने पर आप एक प्रेडिकेट में सिर्फ एक फिनाइट यूज कर सकते हो, दूसरी फिनाइट नहीं होगी। दूसरी वर्ब जो यूज हुई है वो फिनाइट नहीं हो सकती। ये ग्रामर का रूल है, एक प्रेडिकेट में सिर्फ एक फिनाइट वर्ब होती है, दूसरी नहीं होती। चाहे आप उसे एक सिंपल सेंटेंस कह लें, एक सिंपल सेंटेंस में एक प्रेडिकेट होता है और एक प्रेडिकेट में एक फिनाइट वर्ब होती है। यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, सिंपल सेंटेंस का। तो उसमें जब भी हम विल शैल के साथ हम ये सीखते हैं कि हमको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, बट आई एम सो सॉरी, वो फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, वो बेस फॉर्म होती है, विदाउट टू, इन्फिनिटिव विदाउट टू, इसको बेस बोलते हैं। इसमें उसमें फर्क है, बहुत फर्क है, कोई समानता ही नहीं है। दिखते एक जैसे जरूर है, लेकिन दोनों में कोई समानता नहीं है, एकदम अलग है। पनिया सांप और मैं समझता हूँ उसी के जैसा धामिन दूसरा, वो दिखते एक जैसे होंगे लेकिन अंतर बहुत है, एकदम फर्क है दोनों। तो वैसे ही इसमें भी है। फर्स्ट फॉर्म अगर आप इसे कह रहे हैं किसी सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल आई लिखूं आई रन, मैं लिखूं आई रन, मैं दौड़ता हूं, इसका मतलब है दौड़ता हूं। इस रन के साथ समय जुड़ा हुआ है और क्रिया का नाम जुड़ा हुआ है, इसमें दो बातें हैं। लेकिन अगर ये रन बे इन्फिनिटिव की तरह से यूज हुआ है तो इसमें समय नहीं है, ये केवल नाम है। तो फिर इसे दौड़ता हूं नहीं कहा जाएगा, तो ये हो जाएगा दौड़ना। यदि क्रिया में हिंदी की पहचान बता रहा हूं, ना नी ने लगा दिया जाए, ना नी ने, कुछ भी, तीनों में से कुछ भी, किसी वर्ब के साथ दौड़। ये बचपन में आपने सीखा होगा कि राम इधर आ, पुस्तक उठा, बाजार जा, सब्जी ला। तो इसमें ला, आ, उठा, इनके साथ ना जोड़ते जाइए। लाना, उठाना, आना, जाना, सब क्रियाओं के नाम है, ये क्रियाएं नहीं है। और इनके लिए आपको बेस फॉर्म्स यूज करनी पड़ती हैं। बेस फॉर्म सारी वर्ब्स की जो भी है उनकी, जिस रूट से वो आते हैं वो रूट यूज करनी पड़ती है, रूट वर्ड यूज करना पड़ता है विदाउट एनी चेंज। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये फॉर्म, वो फॉर्म बनाते हैं, ये सारे के सारे मॉडिफिकेशंस बेस फॉर्म में किए जाते हैं, ना कि फर्स्ट फॉर्म में। हमें सिखाया ये जाता है कि फर्स्ट फॉर्म में ईडी ऐड कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। आई एम सो सॉरी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, बाकी उसका कहीं यूज नहीं किया जाता। बाकी सारे टेंसेस, दूसरा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम सेकेंड फॉर्म की वर्ब यूज करते हैं बिना किसी ऑक्सिलरी के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में। सिर्फ यही दोनों वर्ब्स फिनाइट होती हैं, इन्हीं के साथ ऑक्सिलरी नहीं आती है, बाकी सबके साथ ऑक्सिलरी आती है। और जिन जिन वर्ब्स के साथ ऑक्सिलरी आती है वे सारी वर्ब्स नॉन फिनाइट होती हैं, चाहे वो आईएनजी फॉर्म हो, चाहे ईडी फॉर्म हो, चाहे बेस फॉर्म हो। इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ होगा, या तो पार्टिसिपल होगा या तो इन्फिनिटिव होगा। जीरन नहीं होता है, या तो हो भी सकता है, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इन दोनों में से कोई, या इन्फिनिटिव, इन तीनों को हम टेंसेस में यूज करते हैं, जिनको हम लोग फर्स्ट सेकेंड फॉर्म के अलावा थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म का तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल इम्परफेक्ट एक्शंस को, ये परफेक्ट एक्शंस को और वो प्री परफेक्ट एक्शंस को बताता है।
बेस के साथ हम ईडी यूज करते हैं, ना कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड फॉर्म्स को फर्दर मॉडिफाई नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इनका फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो एक मॉडिफिकेशन हो सकता है, जैसे कहते हैं ना आपको पेंशन कोई एक मिल सकती है, या हमको स्कॉलरशिप मिलती है तो कहा जाता है कि स्कॉलरशिप कोई एक मिल सकती है, रिजर्वेशन में लेते हैं तो आपको रिजर्वेशन कोई एक मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बेस के साथ ईडी लगाते हैं, न कि फर्स्ट फॉर्म के साथ। फर्स्ट फॉर्म मॉडिफाइड, सेकंड फॉर्म मॉडिफाइड, थर्ड फॉर्म मॉडिफाइड, आईएनजी फॉर्म मॉडिफाइड, these all forms are modified forms, and no further modification is possible if you have made a single one. If you have already made a single or two to not possible, a single modification in any base, then no modification, no further modification is possible in that base form, in that form of first form, second form, third form, whether it is first, second, third or fourth, कोई भी फॉर्म हो, अगर आप एक बार उसको बेस फॉर्म में चेंज करके, बेस फॉर्म में परिवर्तन करके किसी दूसरी फॉर्म में बदल चुके हैं, तो फिर उस फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी हम जोड़ नहीं सकते, हम बेस के साथ ऐसा करते हैं। ये मैं बड़ा अंतर आपको बता रहा हूं, क्योंकि विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि हम गलत पढ़ते चले आ रहे हैं अगर हमने ये पढ़ा है तो, क्योंकि विल शैल ऑलरेडी फिनाइट है, इनके साथ जो बेस आप कह रहे हो फर्स्ट फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अगर वो फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसका नाम होता है प्रेजेंट टेंस, और विल लगा रहे हो ये होता है फ्यूचर टेंस। तो जो सेंटेंस बनेगा वो किस टेंस में है? यदि हम ऐसा करें कि विल के साथ हम बोले कि ये फर्स्ट फॉर्म है, अगर विल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, या शैल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, कैन के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, कुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म, जितने भी मॉडल्स हैं इनके साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, तो फिर सेंटेंस किस टेंस में है? विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, कैन के साथ आप कह सकते हो दोनों प्रेजेंट में, मे के साथ कह सकते हो दोनों प्रेजेंट में, लेकिन विल के और शैल के साथ क्या करेंगे? विल शैल के साथ तो आपको नहीं कह सकते ना कि ये प्रेजेंट है, एक तो फ्यूचर हो जाएगा और एक प्रेजेंट हो जाएगा, टेंस कौन सा बनेगा? सेंटेंस किस टेंस में कहा जाएगा? नो माय डियर, ऐसा कुछ नहीं होता। हम बेसिस का इस्तेमाल करते हैं, और जितनी भी ऑक्सिलरीज यूज होती हैं, यकीन कीजिए सबके साथ नॉन फिनाइट्स यूज होते हैं, फिनाइट फॉर्म्स यूज ही नहीं होते हैं, वो फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है। इसकी गफलत में मत रहिएगा। ये फर्स्ट फॉर्म आप डू, डिड, इन सब के साथ आप फर्स्ट, विल शैल के साथ आप फर्स्ट नहीं यूज करते, इनके साथ आप बेस फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि जो आप ऑक्सिलरी लगा रखे हैं ऑलरेडी वो फिनाइट है। ऑक्सिलरी की फॉर्म में यूज हुई कोई भी वर्ब नॉन फिनाइट नहीं होती, होती ही नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। इरेगुलर वर्ब्स उन वर्ब्स को कहते हैं जिनको बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कई बार मैं थर्ड फॉर्म यहाँ पे तलाश कर रहा हूं, मुझे चाहिए कौन सी? थर्ड फॉर्म। तो लाइक फर्स्ट फॉर्म, जैसी फर्स्ट फॉर्म है उसके जैसी ये हो सकती है। कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एक जैसी, कम सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म के जैसे, लाइक सेकंड फॉर्म, जितनी भी रेगुलर वर्ब्स है ना, इनकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म से मिलती जुलती है। सब में ईडी लग करके ही सेकंड भी बनती है, ईडी लग करके ही थर्ड फॉर्म भी बनती है। तो सारी रेगुलर वर्ब्स इसके तहत आती हैं। ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इन सभी की, इनकी सेकंड फॉर्म के जैसी ही होती है एग्जैक्टली, क्योंकि सभी ईडी लग करके ही बनते हैं। ये सफिक्स लग करके बेस में सफिक्स लगा दीजिए, यही सेकंड फॉर्म है रेगुलर वर्ब्स की, और यही थर्ड फॉर्म है। वर्क, वर्कड, वर्कड, यही सेकंड है, यही थर्ड है। थर्ड और सेकंड में फिर अंतर कैसे करते हैं? सेकंड फॉर्म डायरेक्टली यूज होती है बिना किसी ऑक्सिलरी के, और थर्ड फॉर्म हमेशा किसी ऑक्सिलरी के साथ आती है, ऑक्सिलरी हैव होती है। बिना हैव के आप थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते। बी के साथ यूज कर सकते हैं तो पैसिव वॉइस में, अदरवाइज यूज नहीं हो सकता। तो ये सेकंड फॉर्म के जैसी, थर्ड फॉर्म के जैसी, या इंडिपेंडेंट, नॉट लाइक फर्स्ट और सेकंड, और एक और तरीका है डिफरेंट रूट।
वो रूट ही पूरी डिफरेंट होगी, अलग रूट से वो वर्ड आ जाएगा। जैसे गो, वेंट, गॉन, गो और गॉन तो आपको एक जैसे लग सकते हैं थोड़ा बहुत, एक रूट से निकले हुए, लेकिन वेंट बीच में कहां से आ गया? ये तो गो के बोलने के जैसा नहीं है, गो बोलने जैसा वेंट नहीं है। तो ये थोड़ा सा फर्क यहां पर आता है। इन सारे तरीकों से आप थर्ड फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोई रेगुलर तरीका नहीं है, नियमित एक तरीका नहीं है, तो हम इसे इरेगुलर वर्ब कहते हैं। इस तरीके से जितनी वर्ब्स की थर्ड फॉर्म मिलती है उन सारी वर्ब्स को हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारी फॉर्म्स में वेरिएशन हो सकता है, सारी फॉर्म्स अलग हो सकती हैं, कोई मतलब ही नहीं हो सकता। पहले के जैसी हो सकती है, दूसरे के जैसी थर्ड फॉर्म हो सकती है, दोनों के जैसी नहीं हो सकती है, या एक अलग रूट भी हो सकती है। एक कतई रैंडम वर्ड, अलग से लाया गया शब्द, मैंने बताया गो, वेंट, गॉन। तो ये इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, दो तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपल को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं। इसके बाद इम्परफेक्ट एक्शन यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कैसे बनता है? इसको बनाने के लिए हम बेस में ing एक सफिक्स है, इसको ऐड कर देते हैं। इसमें बेस में ed लग करके रेगुलर वर्ब बन जाती थी, इरेगुलर का तरीका अलग है। इम्परफेक्ट एक्शन यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो शो करता है, उसको बनाते कैसे हैं? हम बेस में ing लगा देते हैं। जो भी बेस फॉर्म है उसमें ing जोड़ दीजिए। ई लगा हुआ है तो ई हटा दीजिए, ing ऐड कर दीजिए। बाकी आपने तरीके सीखे होंगे कैसे ing ऐड होता है, तो एडिशन आप कर लीजिए और आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इम्परफेक्ट एक्शंस को बताने के लिए। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन कोई नहीं है, इसकी फर्दर कोई ब्रांच नहीं है, अकेले यही है। जो परफेक्ट एक्शन होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, सॉरी, जो परफेक्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, ये ऐसे एक्शंस को बताते हैं जो अंतिम कार्य से पहले किसी एक करने वाले के द्वारा कई कार्य किए जाए, तो अंतिम काम जो किया गया है उसको कहने से पहले जो काम किए गए हैं यदि वो कहे जा रहे हैं, तो उनको कहने के लिए आप जिस पार्टिसिपल फॉर्म का, जिस काइंड ऑफ वर्बम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस प्रकार का कहना आप कर रहे हैं, ये कहना क्या कहलाता है? इस कहने को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कृदंत कर रहे हैं आप, क्रिया का समापन बता रहे हैं आप। ऐसी क्रियाएं जो पहले समाप्त हो चुकी हैं किसी एक करने वाले के द्वारा, बहुत सारे 2, 3, 4, 5 काम किए गए, अंतिम काम से पहले किए गए सारे कामों को, 1, 2, 3, 4 कितने भी हो, उन सबको बताने के लिए जिस फॉर्म ऑफ वर्ब का आप यूज करते हो, नॉन फिनाइट होती है और वो परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। बनती कैसे है? ये प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल को बना करके, जोड़ करके, सॉरी, बनती है। इसमें ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसके लिए वर्ब एक डिटरमिन है, हैव। आपको केवल हैव का ही प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। तो ये आप कह सकते हैं कि हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू परफेक्ट पार्टिसिपल। ये इम्परफेक्ट एक्शन, ये परफेक्ट एक्शन, और ये, अब इसको मैं बता देता हूँ, ये थर्ड फॉर्म है हमेशा, ये हमेशा हैव के साथ आती है टेंसेस में, ये हमेशा बी के साथ आती है टेंसेस में। इससे फ्रेजेस बनाई जाती हैं, फ्रेजेस इससे भी बनती है, इससे भी बनती है। अमूमन इन दोनों की फ्रेजेस आपको मिलती हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल की और पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल की। इन दोनों की फ्रेजेस आपको यहाँ पर देखने को ज्यादातर मिल जाती हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर पास्ट पार्टिसिपल का वर्बल एडजेक्टिव कहलाते हैं, ये इसको रहने दीजिए, वर्बल एडजेक्टिव कहलाते हैं ये। तो वर्बल एडजेक्टिव्स ये सब के सब कहते क्या है? ये है वर्बल एडजेक्टिव। तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर ओनली एडजेक्टिव या ओनली सिंगल वर्ड
सिंगल वर्ड एडजेक्टिव, ये एक शब्द का एडजेक्टिव होता है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल अभी देता हूं। पास्ट पार्टिसिपल, इसको टेंस में यूज करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल टेंस के लिए, थर्ड फॉर्म को, दे हैव डन देयर जॉब, वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। दे हैव डन देयर जॉब, ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। किसको बता रही है? परफेक्ट एक्शन को, जो काम पूरा हो चुका है। तो ये तो थर्ड फॉर्म का एक इस्तेमाल हुआ सिंगल वर्ड में। दूसरा इस्तेमाल देखिए, दूसरा एडजेक्टिव की फॉर्म में, आई मेट अ वुंडेड सोल्जर, मैं एक घायल सैनिक से मिला। घायल, वुंडेड, ये 20 प्लस ईडी, और इससे क्या बनती है? ये मैंने आपको बताया 20 प्लस ईडी से तो कौन सी फॉर्म बनती है? थर्ड फॉर्म। तो है एक्चुअली ये थर्ड फॉर्म, लेकिन इसका काम कैसे हो रहा है? नाउन से पहले डिटरमाइनर के बाद बीच में जो भी आएगा वो एडजेक्टिव होता है। ये नाउन से पहले आएगा तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। तो एडजेक्टिव की तरह से, सिंगल वर्ड एडजेक्टिव की तरह से, इन दोनों को फ्रेजेस की तरह से। एडजेक्टिव ये भी यूज होते हैं, दोनों एडजेक्टिव की तरह से यूज होते हैं, ये भी एडजेक्टिव की तरह से यूज होता है, बट ये सिंगल वर्ड एडजेक्टिव यूज होता है और ये फ्रेजेस की फॉर्म में यूज होता है। फ्रेज का मतलब होता है अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ फिनाइट वर्ब, जिसमें कोई फिनाइट वर्ब नहीं होती, जिसमें टाइम नहीं। फिनाइट वर्ब का मतलब है उसको हम समय के साथ, समय की सीमा से बांधते नहीं है। फिनाइट एक्शन कहने के लिए मतलब हमारा ये होता है कि कोई ऐसी बात, कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसके साथ आप समय जोड़े दे रहे हैं, तो आपने ये निर्धारित कर दिया कि वो भूत, वर्तमान या भविष्य किस समय का है, बाकी दो में वो नहीं होगा। तो किसी बात का समय निर्धारित कर देना, उसको फिनाइट कर देना होता है, उसको सार्थक बना देना होता है। सार्थकता किससे आ जाती है? सार्थकता समय जोड़ देने से आ जाती है। बिना समय के सार्थक बात नहीं कहलाती है। भले कार्य की अवस्था बता दें, आप कुछ भी बता दें, लेकिन अगर आपने समय नहीं बताया तो आपकी बात परिमित नहीं कहलाती। परिमित का मतलब उसको आप सीमाओं में बांध नहीं रहे हैं, वो खुली बात है। वो खुली का मतलब समय निर्धारित नहीं है, वो भूत की भी हो सकती है, वर्तमान की भी हो सकती है और भविष्य की भी हो सकती है। तो जिन बातों के साथ ऐसी संभावनाएं होती हैं उनको हम परिमित बातें कहते हैं, और उन्हीं को हम फिनाइट वर्ब कहते हैं, परिमित क्रिया कहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में, ये बनता कैसे है, इसके बनने की जानकारी, ये कैसे बनता है, कैसे यूज होता है, फ्रेज क्या होती है। फ्रेज मैंने बताया मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कोई फिनाइट वर्ब नहीं होती है, ये फ्रेज कहलाती है। इन दोनों को फ्रेज की तरह यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसका एग्जाम्पल जरा देखिए। पहले इसका एग्जाम्पल देता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का। Going to Agra, I met राम। आगरा जाते हुए मैं राम से मिला। Going to आगरा, ये जो फ्रेज है ये पार्टिसिपल फ्रेज कहलाती है, क्योंकि पार्टिसिपल से बनती है। इसको एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं क्योंकि ये काम एडजेक्टिव का करती है। वर्बल एडजेक्टिव है, लिखा हुआ है गोइंग टू आगरा, आगरा जाते समय। कौन सा काम करते समय? आगरा जाते समय। तो ये क्रियात्मक विशेषण का कार्य करती है। किसके लिए? जिसके लिए ये कार्य करती है उसके ठीक पहले लिखी जाती है। और मैंने बताया एडजेक्टिव्स का कैरेक्टर है, ये जिसको क्लैरिफाई करते हैं, जिसको